नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 5th है उसको डिस्कस कर रहे थे, यानी बायो का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने पिछले वीडियो के अंदर पाचन तंत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा था और बिल्कुल किस तरह से शॉर्ट ट्रिकों से कैसे याद रख सकते हैं, शॉर्ट तरीकों से कैसे याद रख सकते हैं, पूरे पाचन तंत्र को हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। उसी तरह से आज अपन देखने वाले हैं श्वसन तंत्र के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। निश्चित तौर पे ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एकदम अच्छे से क्लियर कैसे करना है वो जानेंगे इस वीडियो में। तो लगातार वीडियो पूरा देखिएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है तो। चलिए हम बात करते हैं आज की वीडियो में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे श्वसन होता क्या है, श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। क्या होते हैं, इसके बीच में अंतर क्या होता है, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे मानव में श्वसन कैसे होता है, ठीक है, और इसके अंग कौन कौन से हैं श्वसन तंत्र के। तो बात करें, सबसे पहले होता है नासाद्वार, ग्रसनी, ग्रसनी, फिर उसके बाद श्वास नली, उसके बाद आता है श्वसनी, श्वसनिकाएं और फुफ्फुस। ये इसके महत्वपूर्ण अंग हैं किसके, हमारे श्वसन तंत्र के। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, श्वसन किसे कहते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था पाचन। सिर्फ भोजन करने से ही हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, हमने जो भोजन किया है उसका होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। और वो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, जब हम सांस लेते हैं तब हमारे अंदर जो ऑक्सीजन जाती है वो ऑक्सीजन का उपयोग करके जो भोजन से ग्लूकोज बना था वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं श्वसन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन। तो देखिएगा, पचित भोजन के ऑक्सीकरण से, जो हमने भोजन किया था उसका पाचन होने से क्या होता है, उसके ऑक्सीकरण के बाद में जल और CO2 बनता है, जल और CO2 बनता है और साथ में क्या बनती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कह देते हैं, श्वसन कहते हैं। यानी पचित भोजन के ऑक्सीकरण से हमें जल, CO2 और ऊर्जा प्राप्त होती है, इसे हम श्वसन कहते हैं। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। नाम से ही पता चल रहा है, अवायवीय मतलब बिना वायु की उपस्थिति में जो श्वसन होता है, और वायवीय मतलब जो वायु की उपस्थिति में। वायु से हमारा मतलब यहाँ ऑक्सीजन से है। हम वायु से कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, तो हमारा यहाँ पर मतलब ऑक्सीजन से है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवायवीय श्वसन। इस श्वसन में क्या होता है, देखो हमने क्या किया था, भोजन किया था, भोजन से हमें क्या मिला, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का होगा विखंडन, टूटेगा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के विखंडन से एक पाइरुवेट यौगिक बनता है जो देखो सबसे पहले बात करें, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो ये 6 कार्बन का है, ठीक है। वहीं पाइरुवेट की बात करें तो पाइरुवेट इसके विखंडन से, टूटने से क्या बनता है, पाइरुवेट बनता है। जब भी क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होगा तो पाइरुवेट बनेगा, चाहे वो वायवीय श्वसन हो या अवायवीय। इसका सूत्र होता है C3H4O3, ठीक है। इससे क्या बना है, हमारा पाइरुवेट बना है। तो ग्लूकोज के विखंडन से सबसे पहले बनता है पाइरुवेट, ठीक है। पाइरुवेट का अब जब इसके बाद में जब होता है हमारा जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उस समय इसके बाद में क्या बनता है, पाइरुवेट के बाद में एथेनॉल बनता है, ठीक है, CO2 बनती है। अवायवीय श्वसन में हमें क्या होता है, ग्लूकोज के विखंडन से दो चीजें मिलती है, वो होता है एक तो एथेनॉल, एक होता है CO2, और साथ में ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी जो मिलनी है वो है ऊर्जा, कुछ ऊर्जा हमें मिलती है। और ये जो श्वसन है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, बिना ऑक्सीजन के हो रहा है, इसलिए इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। देखिएगा C6H12O6 ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है, इसका विखंडन हुआ, ये बना हमारा एथेनॉल। क्या बना, हमने पीछे चैप्टर में देखा था ना, देखो पीछे OH समूह जुड़ा हुआ है, इसका सूत्र क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। पीछे OH समूह जुड़ा, इसका मतलब हमारा एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। और दो कार्बन इसलिए एथ बोलेंगे, सिंगल बंद इसलिए एन, तो एथेनॉल हो जाएगा पूरा नाम। क्या नाम हो जाएगा, एथेनॉल। और इसको हम आम भाषा में अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। तो अवायवीय श्वसन में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है और साथ में CO2 बनती है और ऊर्जा बनती है। अब ये कहां होती है, ये किण्वन के समय यीस्ट कोशिकाओं में होती है। आपसे पूछा जाए कहां पर होती है, तो यीस्ट कोशिकाओं में, ठीक है, कोशिका द्रव्य में पाए ये श्वसन होता है। और ये श्वसन किसमें होता है, निम्न श्रेणी के जीवों में। निम्न श्रेणी मतलब जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं प्राय उनके अंदर होता है, बड़े जीवों में ये नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा वायवीय श्वसन
यानी किसे कहते अवायवीय शोषण जो वायु की अनुपस्थिति में होता है ग्लूकोज के विखंडन से क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, एथेनॉल बनता है। क्या बनता है, एथेनॉल, और CO2 बनती है और ऊर्जा मिलती है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसे अवायवीय शोषण कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अवायवीय शोषण कहते हैं। और ये ईस्ट कोशिका में होता है और निम्न श्रेणियों के जीवों में पाया जाता है। दूसरा हम बात करें वायवीय शोषण, बिल्कुल इसका उल्टा। ग्लूकोज के विखंडन से क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, और साथ में हमें क्या मिल रहा है, इसके बाद में विखंडन से जल मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, और साथ में क्या मिल रही है, हमें ऊर्जा मिल रही है। उसमें एथेनॉल, CO2 और ऊर्जा मिल रही थी, यहाँ पे जल, CO2 और ऊर्जा मिल रही है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसे वायवीय शोषण कहते हैं। देखिएगा यहाँ ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, इस साथ में क्या है, ऑक्सीजन है। वहां पर ऑक्सीजन थी क्या, देखो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, सीधा ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है। और यहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के साथ में हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण के द्वारा। क्या बन रहा है, यहाँ पे H2O बन रहा है, जल बन रहा है, CO2 बन रहा है, और साथ में ऊर्जा, जल, CO2 और ऊर्जा मिलती है। ये कहां पर होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। वो हमने देखा था, वो ईस्ट कोशिका में होता है, ये कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये क्या होता है, आप देखिएगा यहाँ पे एक होता है वायवीय शोषण और एक अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उसमें बहुत कम ऊर्जा मिलती है, जबकि वायवीय शोषण में क्या होती है, उसकी तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, वायवीय शोषण में ज्यादा ऊर्जा मिलेगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और ये कौन से जीवों में पाया जाता है, उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। कौन से में, उच्च श्रेणी के, यानी बड़े जीवों में, जैसे मानव में हो गया, जानवरों में हो गया, इस तरह से बड़े बड़े जो जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। अब बात करते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर आपको बताना है। वायवीय और अवायवीय शोषण में तो आपको किसी भी टॉपिक के बारे में अंतर को पूछा जाए तो आप इस तरह से टेबल बना के करें। ये बहुत अच्छा इफेक्टिव तरीका है टेबल बना के। क्या होता है, देखो वायवीय शोषण, इसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय शोषण में इसका उल्टा, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। एक याद करो, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। दूसरा क्या है, इसमें एथेनॉल, CO2 और ऊर्जा बनती है, जबकि इसमें जल, CO2 और ऊर्जा बनती है। ठीक है, इसमें एथेनॉल बनता है, वहां यहाँ पर क्या बन जाता है, जल बन जाता है। इसमें कम ऊर्जा बनती है, इसमें अधिक ऊर्जा बनती है। अवायवीय शोषण में जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो क्या होती है, कम होती है। किसकी तुलना में, वायवीय शोषण की तुलना में बहुत कम होती है। ये कहां पर होता है, ये ईस्ट कोशिका में होता है। अवायवीय शोषण ईस्ट कोशिका में, जबकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कहां पर होता है शोषण, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये निम्न श्रेणियों के जीवों में पाया जाता है, जबकि ये उच्च श्रेणियों के जीवों में पाया जाता है। ये इस तरह से हम अंतर लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है वायवीय और अवायवीय शोषण के बारे में। थोड़ा सा और देखें, यहाँ पे समझे, इस डायग्राम को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये आपको डायग्राम समझ में आ गया तो लगभग आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमने भोजन किया, भोजन से हमें मिला ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन का अणु होता है, हमें पता है। क्या सूत्र होता है, अभी हमने लिखा था, C6H12O6। और इसके बाद में बनता है पाइरुवेट। पाइरुवेट क्या होता है, C3H4O6। तो ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है और क्या बनता है, पाइरुवेट बनता है। ग्लूकोज के विखंडन से पहले पाइरुवेट बनता है। अब पाइरुवेट के बाद में अब शोषण किस प्रकार का हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आगे क्या बनेगा। तो अगर वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण हो रहा है तो अभी ये बताया था एथेनॉल बनेगा, यानी अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊर्जा बनेगी। एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। और ये कौन सी कोशिका में होता है, ईस्ट कोशिका में होता है। कहां पर होता है, ईस्ट कोशिका में। उसके बाद में अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण हो रहा है, कौन सा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनती है और ऊर्जा बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। जबकि बात करें कभी कभी हमारे अंदर भी क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के अभाव में, यानी ऑक्सीजन की कमी में हमारे शरीर में भी जो शोषण हो जाता है। ठीक है, देखिएगा, जब इसमें बनता है लैक्टिक अम्ल बनती है और ऊर्जा बनती है। अब देखो वो शोषण हुआ क्या, उस समय हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा इंस्टेंटली, यानी बहुत जल्दी से ऊर्जा की जरूरत थी और उतनी हम क्या नहीं ले पा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे। तो हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं क्या करने लग जाती है, शोषण करने लग जाती है। मांसपेशियों की जो होती है, यानी हमारी पेशियों की कोशिका होती है, वही शोषण करने लग जाती है, जिससे लैक्टिक अम्ल बन जाता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं हम यहाँ पे। मान लो आप गली में जा रहे थे, ठीक है, या आपके पीछे कोई कुत्ता भागने लग गया तो आप क्या करोगे, भागोगे। या मान लो आप जंगल से जा रहे थे, आपके पीछे शेर भागने लग गया तो आप क्या करोगे, बहुत तेज भागोगे। वैसे नॉर्मली आपकी मान लो एनर्जी है 1 किलोमीटर भागने की और आपके मान लो पीछे शेर भागता जा रहा है 3 किलोमीटर, तो क्या बीच में रुकेंगे रेस्ट करने के लिए, नहीं, भागते रहेंगे भागते रहेंगे। जितनी एनर्जी नहीं मिल रही है कोशिश करेंगे और तेज भागने की, और तेज भागने की, अपनी जान बचाने की। तो उस समय क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में बहुत ज्यादा क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, और उतनी एनर्जी हमें
उस श्वसन के द्वारा नहीं मिल पा रही है, तो हमारी मांसपेशी क्या करने लग जाती है, ऊर्जा बनाने लग जाती है, और उस समय ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वो ऑक्सीजन के अभाव में यानी ऑक्सीजन कमी में शोषण हो जाता है। और जब भी ऑक्सीजन की कमी में मांसपेशियों में जो शोषण होता है उसमें लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल। साथ में ऊर्जा तो बनती है, क्योंकि ऊर्जा के लिए शोषण हुआ था, ऊर्जा के लिए ही तो शोषण हुआ था, तो ऊर्जा तो मिल ही रही है, साथ में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। तो हमारी मसल्स के अंदर, पैरों के अंदर जो मसल्स होती है, हमारी मांसपेशियां होती है, उसके अंदर लैक्टिक अम्ल बनने से हमें कुछ समय बाद में वहां पर दर्द महसूस होने लग जाता है, क्योंकि नॉर्मली हमारी वो हैबिट नहीं होती, ठीक है। इसलिए हमारी क्या हो जाती है, मसल्स के अंदर लैक्टिक अम्ल बनने से कुछ समय तक दर्द रहता है और वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसीलिए हमें अचानक से कोई काम करते हैं जैसे तेज भागना वगैरह, तो हमारे दर्द वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब मानव श्वसन तंत्र के बारे में। हमारे अंदर श्वसन तंत्र कैसे होता है, बिल्कुल आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और बहुत छोटे से तरीके से आपको पूरा श्वसन तंत्र कैसे याद रखना है वो भी आपको बताएंगे। पूरा वीडियो लगातार देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा है तो इसको लाइक भी करते रहिएगा। तो देखिएगा, मानव श्वसन तंत्र की बात करें तो मानव श्वसन जो है, ठीक है, इसका मुख्य अंग क्या होते हैं, हमारे फुफ्फुस यानी फेफड़े होते हैं। दो हमारे फेफड़े जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं, वो हमारे मानव जो श्वसन तंत्र है उसका मेन पार्ट वही होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मानव में फुफ्फुसीय शोषण पाया जाता है, मतलब फेफड़ों द्वारा लिए जाने वाला शोषण पाया जाता है। हम देखते हैं हमारा जो शोषण होता है वो फेफड़ों द्वारा होता है। वहीं बात करें अगर हम मछली की बात करें तो उसके अंदर शोषण जो होता है, वो मछलियों के अंदर क्या होता है, फेफड़े थोड़ी होते हैं, गिल्स होते हैं। तो उसमें कौन सा शोषण पाया जाता है, गिल्स द्वारा शोषण पाया जाता है। हमारे अंदर फेफड़े होते हैं, इसलिए हम फुफ्फुसीय शोषण पाया जाता है। अब इसके अंग कौन कौन से हैं, सबसे पहला हमारा नासाद्वार, आप मुख भी लिख सकते हो क्योंकि कभी कभी हम सांस कहां से ले सकते हैं, मुंह से भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रसनी, उसके बाद आता है सांस नली, उसके बाद आता है श्वसनी, उसके बाद श्वसनिकाएं, और उसके बाद हमारे जो फेफड़े या फुफ्फुस जिसको हम कह देते हैं। डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले हम नाक से सांस लेते हैं, तो ये हमारा नासाद्वार हो गया, नाक हमारा क्या हो गया, नासाद्वार। उसके बाद हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं, मुख हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो नास और मुख से ऊपर वाला भाग है ये हमारा होता है ग्रसनी। ये जो कंठ होता है, यहां से ऊपर उभरा हुआ भाग आपको देख पा रहे हैं, ये उभरा हुआ जो भाग होता है, इससे ऊपर हमारी जो भाग होती है, नली जो होती है, वो क्या होती है, वो होती है ग्रास नली। ये हमारी ग्रास नली है, ठीक है। और ये ग्रास नली ही जाकर आगे क्या होती है, दो भागों में बढ़ जाती है, आगे जाकर दो भागों में इस तरह से बढ़ जाती है। एक तरफ हमारा भोजन जाता है और दूसरी तरफ हमारा सांस जाता है, ठीक है। तो ग्रास नली आगे जाकर क्या है, दो भागों में बढ़ जाती है। कहां पर, जहां हमारा कंठ होता है, ये जो कंठ होता है ना, ये ऊपर, इसको हम कंठ या लेरिक्स या स्वर यंत्र कहते हैं। हम जो बोलते हैं वो यहीं से ही हमारी आवाज बनती है। आवाज बनने का क्या है, इक्विपमेंट जो अंदर यंत्र लगा हुआ है यही है, जिसको हम क्या कह देते हैं, कंठ कह देते हैं। इसके नीचे का जो भाग होता है, हमारी सांस नली के बारे में बात करें, इसके नीचे का भाग होता है, वहां से अब ये नली है, इसको हम श्वास नली कह देते हैं। क्या कह देते हैं, श्वास नली। और इसके अंदर छोटे छोटे रिंग, सी आकार के, इंग्लिश का सी होता है ना, उस आकार के ऐसे रिंग लगे होते हैं। आप यहाँ पे हाथ लगा के देखोगे तो आपको लगेगा इस तरह से सी आकार के लगे हुए। इसको हम उपास्थि वलय कहते हैं। क्या कहते हैं, उपास्थि वलय। वलय मतलब सिंह के आकार के। अब ये क्यों लगे होते हैं, इसका कारण ये है कि हमारी ये जो सांस नली होती है, यहां से ये भाग लगा के यहां से यहां तक ये बहुत अंदर से चिकनी होती है। जब हम वायु नहीं ले रहे हैं तो ये आपस में चिपक सकती है, ठीक है, इसलिए हमें सांस में दिक्कत हो सकती है। तो इसको आपस में चिपकने से रोकने के लिए क्या लगे होते हैं, उपास्थि वलय लगे होते हैं, ठीक है, सी आकार के होते हैं, ठीक है। ये उपास्थि मतलब अपन कह सकते हैं एक तरह से कच्ची हड्डी हमारी कह सकते हैं, उसके बने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नासाद्वार, मुख हो गया, उसके बाद में हमारी ग्रसनी होगी, कंठ आ गया, उसके बाद में हमारी सांस नली। सांस नली जो है, मान लो ये सांस नली है हमारी, ठीक है, इस तरह से ये उपास्थि वाले इसके अंदर लगे हुए हैं। ये आगे जाकर दो भागों में अपने अपने तरफ के फेफड़ों में बढ़ जाती है और इसका नाम अब चेंज हो जाएगा। जैसे ये दो भागों में बढ़ जाएगी, अब सांस नली से नाम चेंज होके ये अपने वाले फेफड़े की तरफ जा रही है और ये अपने वाले फेफड़े की तरफ जा रही है, ठीक है। एक बाएं की तरफ, एक दाएं की तरफ जाती है। तो इनका नाम अब दोनों का चेंज होके क्या हो गया, अब इसको कहते हैं श्वसनी। ये हमारी सांस नली है और ये होती है श्वसनी, दो भागों में आगे। अब श्वसनी आगे जाकर बहुत सारी अलग अलग नलिकाओं में बढ़ जाती है। ये श्वसनी आगे जाकर जैसे पेड़ की टहनियां बटी होती है ना, उस तरह से आगे जाकर बहुत अधिक अनेक नलिकाओं में बढ़ जाती है, जिसको हम श्वसनिकाएं कह देते हैं, श्वसनिका या श्वसनिकाएं कह देते हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो यहां से ये हमारी क्या होगी, आगे जाकर दो भागों में बढ़ गई है, इसको हम क्या कह देते हैं, श्वसनी। और ये आगे जाकर अनेक अलग अलग नलिकाओं में बढ़ गई है, इसको हम श्वसनिकाएं कह देते हैं। और इस श्वसनिकाओं के लास्ट में यानी अंतिम सिरे पर एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है, ठीक है, जिसको हम कुप्पिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, कुप्पिकाएं। इसका क्या काम है वो भी समझेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे हम बात करते हैं एक एक हमारे
जो अंग है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हमारा नासाद्वार, मतलब सबसे पहले ना सांस यहीं से लेते हैं। तो देखो इसको कैसे लिखना है वो भी आप थोड़ा देखते रहेंगे ताकि आपको समझ में आता रहे। तो देखिएगा, सबसे पहला अंग होता है नासाद्वार। सांस हेतु वायु नासाद्वार द्वारा अंदर ली जाती है, नाक से हम सांस अंदर लेते हैं। और नाक के अंदर आपको पता है दो चीजें होती है, क्या क्या होती है, एक तो महीन बाल होते हैं और दूसरा श्लेष्मा होती है। हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना, वो फालतू काम नहीं होते हैं, वो हमारे जो हम सांस लेते हैं उसके साथ वायु के अंदर जो मतलब अशुद्ध जो अशुद्धियां चली गई है, धूल मिट्टी के इसके कण जो चले जाते हैं उसको रोकने का काम करती है। यानी सांस के साथ जो कचरा जा रहा है वो बाल है उसको रोकने का काम करते हैं, ठीक है। और साथ में ही उसके साथ जो श्लेष्मा होती है, नाक के अंदर जो चिकना पदार्थ होता है, वहां पर अगर मान लो रोम से कोई नहीं रह पाया तो उसके ऊपर जाकर चिपक जाता है, ठीक है। रेत मिट्टी धूल का कण उसके ऊपर श्लेष्मा के ऊपर जाकर चिपक जाता है, जिससे हमारी अंदर जो सांस जाती है वो बिल्कुल प्योर जाती है, शुद्ध वायु हो जाती है। जबकि हम मुख से जो सांस लेते हैं, अगर मान लो वही मुख से हम मुंह से सांस ले रहे हैं तो वायु तो अंदर जाएगी, फेफड़ों के अंदर जाएगी, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होगा, वो वायु शुद्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुंह से हमारे ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो मुंह से सांस तो ले सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम सांस लेते भी हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, वायु शुद्ध नहीं होती है। उसके बाद में सांस हमारा पहुंचता है ग्रसनी में, ठीक है। मुंह से नाक से सांस लेने के बाद ये कंठ से ऊपर का स्थान है, यहां पहुंचता है। यहां ग्रसनी से होकर यहां पर दो भाग होते हैं। ग्रसनी आपको बताया था दो भागों में आगे जाकर बढ़ जाती है। ग्रसनी आगे जाके एक भोजन की तरफ जाता है और एक सांस नली में जाता है, यहीं से आगे, ठीक है। ग्रसनी से होकर आहार नाल या ग्रास नली में, और वायु जो है हमारा भोजन जो है वो ग्रास नली में जाता है, और जो हमारा सांस है वो सांस नली में जाता है। ये ग्रास नली आगे जाकर ग्रसनी से आगे दो भाग बढ़ जाते हैं। ग्रसनी से पहले भोजन भी ग्रसनी से ही जाता है और सांस भी हम ग्रसनी से ही लेते हैं, लेकिन आगे जाकर ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक तरफ भोजन जाने वाला हिस्सा बन जाता है, एक तरफ हमारा सांस जाने वाला, ठीक है। और हमने देखा था ग्रास नली के ऊपर एक एपिग्लोटिस लगा होता है, ठीक है। वो क्या करता है, भोजन को सांस नली में जाने से रोकता है, ठीक है। ये ध्यान हमें रखना है। तो ग्रसनी में होकर भोजन तो है वो आहार नलिका कह दो या फिर ग्रास नलिका में चला जाता है, और वायु हमारी सांस नली में जाती है। इसके बाद में आगे हमारी जाकर वो इसमें ये जो हमारा भाग है जिसको हम क्या कह देते हैं, जिसको हम कह देते हैं, जिसको हम कह देते हैं सांस नली। अब सांस नली में हमारा सांस चला गया है। सांस नली में क्या होता है, इसके अंदर अनेक उपास्थि वलय लगे होते हैं, मतलब कच्ची हड्डियों के सी के आकार के वलय लगे होते हैं, ठीक है। ये वायु रहित होने पर इसे चिपकने से क्या करते हैं, रोकते हैं। जब ये वायु रहित, इसमें वायु नहीं है, जैसे मान लो मैंने सांस लिया तो छोड़ने के बीच में कुछ समय हम सांस रोक लेते हैं ना, उस प्रोसेस के दौरान ये चिपक नहीं जाए, इसको चिपकने से रोकता है। उसके बाद भोजन हमारा सांस जो है आगे यहां पर दो अलग अलग अपनी अपनी तरफ के फेफड़ों में जो दो नलिकाएं बन जाती है उसका हम श्वसनी कहते हैं, श्वसनिया कहते हैं। ये श्वसनिया क्या है, सांस नली से वायु श्वसनियों द्वारा अपनी अपनी ओर के फुफ्फुस में प्रवेश करता है, फेफड़ों में। इधर वाली जो है इधर वाले फेफड़े में जाएगा सांस, उधर वाली से उधर वाले फेफड़े में या फुफ्फुस में सांस चला जाता है। उसके बाद में हम करते हैं श्वसनिका। श्वसनिका क्या होती है, ये सांस श्वसनी जो थी दो भागों में बढ़ रही थी, ये आगे जाकर अनेक छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है। देखिएगा फुफ्फुस में प्रत्येक श्वसनी अनेक छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं। यहां तक सांस पहुंच चुका है। अब क्या होगा, ये श्वसनिकाओं के लास्ट में गुब्बारे जैसी संरचना होती है, बिल्कुल बलून जैसी संरचना होती है, जिसको हम क्या कह देते हैं, कुप्पिका कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कुप्पिका, ठीक है। यानी जो श्वसनिकाएं के अंतिम सिरे में गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसे हम कुप्पिकाएं कहते हैं। इन कुप्पिकाओं को क्या काम है, गैसों का विनिमय करना। गैसों का विनिमय का मतलब हमारे रक्त के अंदर ये कुछ इस तरह की होती है। देखिएगा ये मान लो हमारी श्वसनी आ रही है, यहां से आगे गुब्बारे जैसी ये संरचना है। यहां पर क्या है, दो तरह की नलिकाएं होती है, दो तरह की। मान लो ये ब्लैक कलर की बना दी और एक हम बना देते हैं यहाँ पे रेड कलर की। ये क्या करती है, एक क्या काम करती है, यहां से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाती है, ऑक्सीजन यहां से पकड़ी और लेके शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया। और दूसरी क्या करती है, जो पहले से ऑक्सीजन गई है उससे ऊर्जा बन चुकी है, अब CO2 बनी है, वो CO2 लाकर भी यहीं पर छोड़ देती है, ठीक है। और जैसे ही हम सांस अंदर लेते तो ऑक्सीजन अंदर गई, सभी नलिकाओं ने ऑक्सीजन ली और प्रत्येक हमारे शरीर की कोशिका तक पहुंचा दी, चाहे वो नाक की कोशिकाओं, आंख की कोशिकाओं, पैर की कोशिकाओं, सभी तक ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। और जब हम सांस वापस छोड़ते हैं तो वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज हो गया है, ऊर्जा बन गई है। अब वो वापस क्या करती है, ऑक्सीजन को लेके आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आती है, कुप्पिका में छोड़ देती है। जैसे ही हम सांस वापस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हम मुंह से
बाहर निकाल देते हैं, नाक से या मुंह से बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारी श्वसन की प्रक्रिया हो जाती है। तो गैसों का विनिमय जो होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, वो इन्हीं कुपिकाओं में होता है। और कुपिकाओं में क्या होती है, रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। रुधिर वाहिकाएं मतलब ऑक्सीजन को लाने के लिए, ऑक्सीजन को वहां से ले जाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से लाने के लिए जो अलग अलग छोटी छोटी जो नलिकाएं होती है, वो उसका जाल उन कुपिकाओं में ही होता है, ताकि वो ऑक्सीजन को ले जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड को ला सके। तो ये पूरा श्वसन तंत्र आप इस तरीके से याद रख सकते हो। देखो कितना आसान है, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए बिल्कुल शॉर्ट तरीके से याद करोगे, फिर आप अपनी इसकी लैंग्वेज पूरी बना के लिख सकते हो। चलिए हम देखते हैं अब श्वसन की प्रक्रिया होती कैसे, उसको समझ लेते हैं पूरा, मतलब श्वसन कैसे आगे स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो सबसे पहले हम सांस क्या होता है नाक से अंदर लेते हैं, तो हमारी पसलियां क्या हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है। जैसे हम सांस लिया अंदर, तो पसलियां हमारी क्या हो जाती है, फूल जाती है। इसका फूलने का कारण क्या है, इसके अंदर एक लगा होता है डायाफ्राम। जब हम डायग्राम देखते हैं श्वसन तंत्र का, तो ये डायाफ्राम होता है, ठीक है। ये अंदर की तरफ ऐसे घुसा हुआ है, जैसे इसको नीचे की तरफ, मतलब ये बाहर की तरफ ऐसे नीचे की तरफ खींचेगा तो सांस अंदर की तरफ आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमने एक बोतल ले रखी है इस तरह से, और इसके नीचे हमने इस तरह का गुब्बारा लगा रखा है, ठीक है। अब जैसे इस गुब्बारे को नीचे खींचेंगे तो हवा अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। तो बस यही काम करता है, यही काम करता है। यहाँ पे जो हमारा डायाफ्राम है ये क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ जाता है। तो क्या हो जाता है, जिसके कारण वक्ष गुहिका हमारा जो चेस्ट होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, वायु फुफ्फुस के अंदर आ जाती है, जिससे वायु हमारे फेफड़ों के अंदर आ गई है, अंदर आ गई है सारी वायु, हमने सांस अंदर ले लिया है, तो वो सांस हमारे फेफड़ों में पहुंच गया, सभी कुपिकाओं में वहां तक वायु पहुंच गई है। अब जो रुधिर है वो शेष शरीर की CO2 कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। अब रुधिर की कोशिकाएं देखो, वहां से हमने सांस तो अंदर ले लिया, और जो रुधिर से जो पहले सांस लिया था उससे क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, वो लेके वापस वहां कुपिकाओं में लेके आती है, ठीक है। रुधिर वाहिकाएं कुपिकाओं से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। अब वो तो वहां पर CO2 लाके उसने छोड़ दी, और वहां से क्या हुआ, दूसरी जो नलिकाएं होती है वो वहां से क्या कर लिया है, वहां से ऑक्सीजन को लिया और शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम शुरू कर देती है। सांस चक्कर के समय, मतलब एक बार सांस लिया हमने, छोड़ा, तो ये एक चक्कर पूरा हुआ, सांस लेना और छोड़ना पूरा सांस का एक चक्कर होता है। इस दौरान क्या होता है, हमारा कुछ समय लगता है, लेकिन हमारी बॉडी को तो प्रत्येक सेकंड में भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या होता है, सांस अंदर और बाहर होती है, तो फुफ्फुस क्या करते हैं, हमारे फेफड़े कुछ वायु को अंदर स्टोर करके रख लेते हैं, कुछ ऑक्सीजन को स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि हमारे सांस की प्रक्रिया के दौरान जो समय लगता है उस समय भी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिलती रहे, क्योंकि नलिकाएं आएगी, वहां से कुपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगी और वहां से ऑक्सीजन ले जाएगी। ऐसा थोड़ी है जो सांस नहीं ले रहे, थोड़ी देर के लिए मान लो सांस रोक दिया है या कोई इमरजेंसी कंडीशन हो गई है, तो उस समय क्या होता है, फिर भी हमारी ऑक्सीजन तो पहुंचती है ना शरीर के अंदर सभी कोशिकाओं तक, तो वो इसीलिए स्टोर करके रखती है। फिर वो उसका उस समय में क्या हो जाती है, उस समय में जिस समय हम सांस नहीं ले रहे हैं या सांस में थोड़ा समय लग रहा है, उस समय भी वो ऑक्सीजन का अवशोषण कर लेती है वहां से, और CO2 का मोचन मतलब CO2 बना देती है, ठीक है। इसमें हमें पर्याप्त समय मिल जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं जैसे मान लो हमने सांस लिया, सांस लेते ऑक्सीजन गई और CO2 बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कुछ समय भी तो लगता है। CO2 से ऑक्सीजन का अवशोषण करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में कुछ समय लगता है। तो उस समय के दौरान जो हमारे फेफड़े जो क्या करते हैं, उस समय के लिए भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर बचा के रखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अगर श्वसन तंत्र को पढ़ते हैं तो गारंटी से मैं कह सकता हूं आपको श्वसन तंत्र में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, वायवीय और अवायवीय, इन दोनों में क्या अंतर है। उसके बाद में मानव श्वसन तंत्र को बहुत अच्छे से डिटेल कीजिएगा और डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।